द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपकी आगामी शिक्षक भर्ती यानी कि सुपर टेट के लिए गणित के टोटल 10 प्रश्नों का यहां पर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। ये जो सारे प्रश्न हैं ये सारे प्रश्न आपके अरविंद पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सुबह 10 बजे 150 टोटल 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराया जाता है। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी पब्लिकेशन सॉल्व कर चुके हैं और अरविंद पब्लिकेशन अभी सॉल्व किया है, तो उसी के किताब से ये 10 प्रश्न यहाँ पर गणित के लिए गए हैं जिसको हम लोग प्रैक्टिस सेट के रूप में सॉल्व करने वाले हैं। अब इस वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी ऐसी बहुत सारी माताएं बहनें हैं, भाई बंधु हैं जिनका गणित बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो उन्हें गणित को सिखाना यहाँ पर हमारा प्रमुख उद्देश्य है। गणित में जादू दिखाना या रटाना हमारा यहाँ पर उद्देश्य नहीं है, क्योंकि गणित रटने से और जादू दिखाने से नहीं आती है। बहुत सारे यूट्यूबर जादू दिखाते हैं कि 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करें, उन जादू से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपको गणित सीखना ही पड़ेगा। तो अगले 3 से 4 महीने तक हमारे साथ लगातार बने रहिए, आपको गणित में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और गणित जैसा सब्जेक्ट आपको आसान लगने लगेगा। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि पिछली सुपर टेट की परीक्षा में लगभग 4 लाख लड़कों ने सुपर टेट को क्वालिफाई किया था, लेकिन नौकरी सिर्फ 69,000 को ही मिली है। बाकी लड़के मेरिट से आउट हो गए थे, यानी बाहर हो गए थे। और ये जो मेरिट बनाता कौन है? ये मेरिट आपके ये जो 20 प्रश्न आते हैं ना भैया गणित के, यही मेरिट बनाते हैं। आपके इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान और हिंदी तो सब कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, लेकिन गणित में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके 15, 16 या 20 में से 20 नंबर आते हैं, और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 5, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर पर अटक जाते हैं। तो अगर आप भी 7, 8 नंबरों पर अटकने वाले स्टूडेंट हैं तो ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आप अगले 3 से 4 महीने, 5 महीने जब तक आपका पेपर नहीं होता है तब तक साथ में बने रहिए, आपको बहुत ही गणित अच्छी लगने वाली है। चलिए इसी के साथ हम लोग आज का अपना पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें हम लोग क्या सीखेंगे। क्योंकि हमें क्या करना भैया, यहाँ पर अपना उद्देश्य मत भूलिएगा, हमें गणित को सीखना है। कुछ चीज़ें होती हैं इसमें, उन चीज़ों को सीखना है, धीरे धीरे हमें सीखना है सारी चीज़ों को। और इसके लिए आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठे रहिए। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे, जो भी चीज़ बताई जाए उसको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि इस प्रश्न में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर ऐसा समीकरण दिया गया हो तो यहाँ पर हमारा आंसर 2 आता है। आपको इस प्रकार से मौखिक आंसर देना। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, इन 20 प्रश्नों में आपको परीक्षा में कम से कम 7 से 8 प्रश्न मौखिक ही लगाना है, तभी हमारा उद्देश्य पूरा होगा। अगर मौखिक नहीं लगा पा रहे हैं तो कम से कम 1-2 लाइन लिखकर आप आंसर निकाल लीजिए। तो इस प्रैक्टिस सेट का 2 उद्देश्य है। हर प्रैक्टिस सेट में हमें कुछ ना कुछ सीखना है, और दूसरा जो हमारे पेपर में 20 प्रश्न आएंगे उसमें से 7 से 8 प्रश्न हमें मौखिक लगाना है, अथवा 1-2 लाइन लिखकर ही हमें आंसर निकाल लेना है। तो इस प्रकार के प्रश्न का आंसर 2 होगा। कैसे होगा चलिए समझते हैं। जब भी देखिए भैया, ये जो आपका समीकरण दिया गया, इस प्रकार का समीकरण दिया गया होता है x + 1/x, तो बीजगणित में इस समीकरण को संतुलित किया जाता है। संतुलित करने के लिए इस कंडीशन में हमेशा x का मान कितना होता है? 1 होता है। यानी यहाँ जो है x का मान आपका 1 रहेगा और यहाँ भी x का मान 1 रखेगा। तो 1 से 1 में भाग देंगे तो ये पूरी जो कंडीशन है, ये जो पूरा है, ये भी आपका 1 हो जाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, जब जोड़ेंगे तो 2 आता है। तो इस प्रकार से जब इस प्रकार का समीकरण दिया हो तो वहाँ पर हमेशा x का मान 1 होता है। दूसरी चीज़ आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर x नहीं 1 लिखना है। 1 पर हम चाहे इतना घात लगा दें, 1 पर चाहे 200 घात लगा दें तो भी इसका आंसर 1 ही होता है। तो x पर चाहे 1 पर चाहे इतना घात लगाएं, हमें उसका आंसर 1 ही मिलता है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में जब हम x का मान 1 रखेंगे और 17 घात लगाएंगे तो इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। और इस कंडीशन में जब यहाँ x का मान यहाँ पर 1 रखेंगे और इसकी घात 19 रखेंगे तो इसका मान भी 1 रहेगा, और 1 का 1 में भाग देंगे तो हमारा 1 ही आता है। 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, जोड़ेंगे आंसर कितना हो जाएगा? 2। तो कुल मिला के आगे अगर इस प्रकार के प्रश्न आपको मिले तो आपको मौखिक ही आंसर बताना है। यहाँ पर जो समझा है उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। x + 1/x बराबर अगर 2 कहीं दिख जाए तो ऐसी कंडीशन में x का मान हमेशा 1 होता है। और दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर पता है, x पर चाहे इतना घात लगा दें, 100, 200, 500 चाहे इतनी घात लगा दें, उसका मान हमेशा 1 ही रहता है। तो जो भी आपको समीकरण पूछा जाए उसका आंसर आपको 2 ही आएगा। अगर यहाँ पर माइनस का निशान लगा होता तो 1 में से 1 घट के इसका आंसर 0 हो जाता। जैसे अगर समीकरण x इस प्रकार से होता,
समीकरण आपका ये दिया होता तो इसका मान 1 और इसका मान भी 1, एक का एक में भाग करेंगे तो एक ही रहेगा, तो 1 - 1 बराबर क्या हो जाता 0। तो प्लस माइनस का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, नहीं तो ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर 2 ही आता है। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो बताया गया है उसका नोट डाउन कर लीजिए। ये बीजगणित की जो कंडीशंस होती हैं, बीजगणित में बहुत सारी कंडीशंस चलती हैं, तो उन कंडीशन को धीरे धीरे नोट करते रहिए। जो भी हमारे पास जैसे प्रश्न मिलेंगे उसको हम लोग बताते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाइए, आपको क्लास की टाइमिंग बता देते हैं कि आपको सवेरे 10 बजे क्या मिलता है भैया। सवेरे 10 बजे टोटल 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट मिलता है, तो सवेरे 10 बजे आप लोग तैयार रहिए। 11:30 बजे क्या मिलता है आपको, ये वाली जो गणित का वीडियो लेक्चर पढ़ाया जा रहा है ये सवेरे आपको 11:30 बजे मिलता है। 7 बजे क्या मिलता है भैया, शाम को 7 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिलता है, और शाम को 8 बजे क्या मिलता है, संस्कृत का प्रैक्टिस सेट मिलता है। तो अभी जो है हम लोग सुपर टेट के लिए अपनी 4 कक्षाएं चला रहे हैं। इसके अलावा हमारा टीजीटी की और यूपी पैट की भी तैयारी होती है, तो वो तो बाद की बातें हैं, ठीक है। और इसके बाद ये जो वीडियो लेक्चर के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दिया जाएगा, तो वो जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। उसके लिए हम लोग सबसे लास्ट में उसका अनाउंसमेंट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, इसमें हमें निकालना है सबसे छोटी भिन्न। तो इस प्रकार के प्रश्न हम लोग बहुत ही पहले कर चुके हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते क्या हैं, जैसे कि ये आपकी पहली संख्या है 5/7, जो 7 होता है ना भैया, इसमें 5 में 7 का भाग कर दीजिए। तो ऐसी ऐसी कंडीशन में भाग करना आप सभी लोगों को बताया। जैसे यहाँ पर दूसरी संख्या है 3 में किसका भाग करना है, 11 का करना है। यहाँ पर अगली संख्या है 17 में किसका भाग करना है, 17 में भाग करना है 19 का। तो इस प्रकार से भाग करके जो छोटी संख्या रहेगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन अगर हम इस प्रश्न का मौखिक आंसर निकालना चाहें तो देखते हैं क्या इसका आंसर आएगा। थोड़ा सा समझिएगा बात को। अगर यहाँ पर देखिए पहली संख्या है 5/7, तो यहाँ पर अंश में हर में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। आखिरी वाली संख्या है 17/19, तो अंश 17 है, हर 19 है, अंतर कितने का है, 2 का है। तो इन दोनों संख्याओं में 2 का अंतर है, ठीक है। यहाँ पर बीच वाली संख्या देखिएगा कि यहाँ पर 11 है, ऊपर है 3, तो इनका जो अंतर आएगा वो बहुत ही बड़ा आएगा। बड़ा का मतलब आपका यहाँ 11 में से 3 घटा दीजिए, तो 11 में से जब 3 घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ पर अंतर 2 आ रहा था, यहाँ पर अंतर 2 आ रहा था। तो जिन संख्याओं के बीच में अंतर ज़्यादा होता है वो संख्या छोटी होती है। ये और अंतर का मतलब होता है ऊपर वाली संख्या छोटी हो, नीचे वाली संख्या बड़ी हो। जैसे इसमें देखिए 5/7 में ऊपर छोटा है, नीचे बड़ा है। 3/11 में ऊपर 3 छोटा है, 11 बड़ा है। 17/19 में 17 छोटी संख्या है, 19 बड़ी संख्या है। तो ऊपर जब छोटी संख्या होती है, नीचे बड़ी संख्या होती है, तो ऐसी कंडीशन में हम अंतर को देख लेते हैं। तो अंतर जिसका बड़ा होता है, जिन संख्याओं में सबसे बड़ा अंतर होता है वो संख्या हमारी सबसे छोटी होती है, ठीक है। ये कंडीशन अधिकांश लगभग आपके 90% केस में ये आपकी कंडीशन फिट बैठती है। तो 3/11 हमारी सबसे छोटी संख्या होगी, यानी कि उत्तर बी हमारा यहाँ पर सबसे सही रहेगा, ठीक है। तो ये आप कंडीशन इस प्रकार से लगा सकते हैं, अथवा हमने साधारण तरीका आपको बता दिया है, भाग कर लीजिएगा। जो सबसे छोटी संख्या रहेगी वही हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो इस प्रश्न के हम लोगों ने 2 तरीके सीखे हैं। अगर आपको पहली बार इसको जान रहे हैं तो इसको क्या करिए भैया, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। गुणनखंड करना आप सभी लोगों को आता है, कक्षा 6 की किताब में गुणनखंड बताया जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, क्योंकि बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आपके पास अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास कक्षा 5 की किताब होनी चाहिए गणित की, 6 की, 7 की और 8 की। ये किताबें आपके पास होना चाहिए अगर आप 15 से 16 नंबर लाना चाहते हैं तो, ठीक है। ये कौन सी किताब होगी, ये यूपी बोर्ड की किताब होगी। अब तो एनसीईआरटी चलने लगा है, तो एनसीईआरटी में ज़्यादा अच्छे प्रश्न नहीं दिए गए हैं। तो आप क्या करिएगा कि 1-2 साल पुरानी अगर कहीं से किताब मिल जाए सरकारी वाली, कक्षा 5, 6, 7, 8 जो सरकारी में चलता है, प्राइमरी पाठशाला में चलता है, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। प्राइमरी जूनियर में जो सरकारी किताबें चलती हैं वो आपको मिल जाए तो इसको ले लीजिएगा। ये सरकारी किताबों की बात हो रही है, ठीक है ना भैया। और अगर आपको 20 में से 20 नंबर लाना है तो कक्षा 9 और कक्षा 10 का भी पढ़ लीजिए। सरकारी किताब जो चलती है तो ऐसी कंडीशन में 20 में से 20 नंबर आ जाएंगे। तो ये आपको मार्केट में बहुत सारी सुपर टेट की गणित
उपलब्ध है, वहां से सिर्फ आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, हम आपको गणित पूरी पढ़ा देंगे, चिंता मत करिएगा, लेकिन बेसिक के रूप में 5, 6, 7, 8 की किताब आपके पास होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको ये गुणनखंड सीखना है तो ये गुणनखंड 6 की किताब में दिया गया है, तो 6 की किताब से पहले गुणनखंड सीख लीजिए, तब ये प्रश्न आप लगा पाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग कुछ करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। गुणनखंड करने के पहले देखिए, इसमें भी x है भैया, इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन हो जाएगा, ये 10 है, ये 14 है, ये 12 है, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब है हमारा 2x कॉमन हो जाएगा। तो 2x कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना, तो 2 का भाग 12 में करेंगे 6 आएगा। x यहाँ 3 बार है, यहाँ x हमने कॉमन ले लिया तो बचा हमारा x स्क्वायर। 14 में 2 का भाग करेंगे 7, एक यहाँ x स्क्वायर है, एक x बाहर जाएगा तो बचेगा कितना x, और यहाँ पर 2 का भाग 10 में करेंगे तो बचेगा आपका 5। तो कुल मिला के अब ध्यान से बात को समझिए। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको हम बताते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि सर जी ज्ञान बहुत देते हैं, लेकिन क्या करें, बोलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताना आवश्यक है कि भैया जो आपका पेपर होगा उसमें गणित के प्रश्न सॉल्व करने पर नंबर आपको नहीं मिलता है। ठीक है, हो सकता है आप गणित के प्रश्न सॉल्व करें, अंत में आपका आंसर गलत आ जाए तो नंबर थोड़ी ना दे दिए गए। आपको जो प्रश्न हैं, ये 4 विकल्प ABCD दिए गए हैं, इसमें से सही विकल्प चुनने के लिए आपको नंबर दिया जाता है। तो आप चाहे क्वेश्चन सॉल्व करके सही विकल्प निकाल लो, चाहे अपना कॉमन सेंस यूज करके सही विकल्प निकाल लो, उससे मतलब नहीं है। जो भी आपका सही विकल्प होगा आपको नंबर दे दिया जाएगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पर अब हमें प्रश्न को हम सॉल्व नहीं करेंगे, हमारे कहने का ये मतलब था। 2x हमारा बाहर आ रहा है, यानी गुणनखंड में हमारा 2x रहेगा। विकल्प को जरा ध्यान से देखिए, 2x इसमें भी है, इसमें नहीं है b में, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। c में नहीं है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 2x क्या है, ब्रैकेट के बाहर है, तो d में भी है, तो यानी d हमारा आंसर हो सकता है। तो a या d में से कोई एक हमारा आंसर रहेगा। लेकिन अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या दिया भैया, x स्क्वायर दिया गया है। तो x स्क्वायर जब दिया गया है, यानी x के 2 गुणनखंड बनेंगे, तो इसमें तो एक ही गुणनखंड है ये a वाले में, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें आपके 2 गुणनखंड दिए गए हैं, तो ये हमारे आंसर हो जाएगा। कुल मिला के विकल्प डी हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको सॉल्व हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में जो आपके कराए गए हैं, पिछले 3-4 दिन पहले जो वीडियो पढ़ाया गया था उसमें हमने सॉल्व करना बताया था। अगर नहीं आता है तो कक्षा 6 की बुक उठाइएगा, उसमें सॉल्व गुणनखंड को सॉल्व करना सिखाया गया है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा, यही आएगा। तो कुल मिला के हमने यहाँ पर आपको समझाने की ये कोशिश किया है कि आप पूरा प्रश्न ना सॉल्व करिए, फिर भी अपना आंसर निकाल लीजिए और आंसर में जो विकल्प आएगा वो विकल्प चुन लीजिए। विकल्प चुनने का ही आपको नंबर मिलता है, और जो प्रश्न होता है उसे सॉल्व करने का आपको नंबर नहीं मिलता है। ठीक भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ कड़वी बातें हैं लेकिन जरूरी है सीखना इन सब चीज़ों को। अब देखिए, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 70 लाख कीमत का एक इन्होंने फ्लैट खरीदा और 20% इसमें क्या हो गया, हो रहा है डाउनफॉल हो रहा है, यानी कि उसका रेट जो है, उसका दाम जो है कम हो रहा है 20% की दर से। तो कितने वर्षों में जो मूल्य घटकर कितना हो जाएगा भैया, 35,84,000 हो जाएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो अब इसमें आपको बताना चाहेंगे, इसमें आप मिश्र धन और मूलधन वाला फार्मूला लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें हम कुछ आपको नई चीज़ें सिखाना चाह रहे हैं। ये प्रतिशत का प्रश्न है, इसमें कुछ नई चीज़ें सिखाना चाह रहे हैं। इसमें कुल मिला के चक्रवृद्धि ब्याज वाले प्रश्न चैप्टर से है, लेकिन जहाँ ब्याज होता है वहाँ परसेंटेज भी होता है। तो इसमें हम आपको प्रतिशत की कुछ चीज़ें सिखाना चाह रहे हैं, उसको जान लीजिए। लेकिन इसको फार्मूले कैसे लगाएंगे इसको आप समझ लीजिए। ये हमारा अंतिम मूल्य है, ये हमारा क्या है भैया, 35,000 अंतिम मूल्य है। तो ये हमारा क्या है, मिश्रधन P है। ये हमारा प्रारंभिक मूल्य है 70 लाख, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नहीं, प्रिंसिपल सॉरी, ये हमारा अंतिम है। तो अंतिम जो होता है वो अमाउंट कहलाता है, यानी कि कुल मिला के मिश्रधन हिंदी में लिख देते हैं। ये हमारा मिश्रधन है, ये हमारा प्रारंभिक मूल्य है, यानी कि ये मूलधन है, मूलधन को प्रिंसिपल P बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा मूलधन। ये 20% क्या है, दर, आर का मान दिया गया है। तो अब यहाँ पर आप मिश्रधन का फार्मूला लगाइए, कक्षा 7 की बुक में लिखा है मिश्रधन का फार्मूला। मिश्रधन बराबर होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 + R/100, और पावर उसकी कितनी रहती है, पावर T रहती है। T को हम लोग समय कहते हैं, वही T यहाँ निकालना है। फार्मूला लगा के आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन हम यहाँ पर फार्मूला नहीं लगा रहे हैं, कुछ नए तरीके से आपको बताने की, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अब फार्मूला लगा के आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। लेकिन सीखना है तो कुछ नया सीखिए यहाँ पर।
तो नया सीखने के लिए क्या करिए भैया, ये जो अंतिम वाला मिश्रधन दिया रहता है ना भैया, मिश्रधन ऊपर लिख दीजिए, इसमें नीचे वाला मूलधन दिया रहता है, मूलधन को नीचे लिख दीजिए और मिश्रधन बटे मूलधन कर दीजिए। तो मिश्रधन कितना भैया, अंतिम वाला जो कीमत है 35,84,000 है, ये 3 यहाँ पर जीरो है, और नीचे कितना है 7 लिख के यहाँ पर 3 जीरो है, और आखिरी में भी 3 जीरो 70 लाख है। तो 3 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर हम लोग पेन का पहले कलर चेंज कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग किससे कैंसिल आउट करें, इसको हम लोग 7 से पहले कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ बचेगा नीचे बचेगा आपका 7 एकम 7 यानी 1000, और यहाँ बचेगा 7 पन्ना 35 और 7 एकम 7 7 दूनी 14। अब ये किससे कटेगा, इसको आप कैंसिल आउट करिए 8 से, ठीक है। तो 8 छक हो जाएगा 38 और बचेगा 3 और हो जाएगा 32, तो 8 चौक 32, और नीचे कितना बचेगा 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40। अब हमारे कहने का क्या मतलब था, अब बात को ध्यान से समझिए। जब हमने इस प्रश्न में कुछ नए तरीके से अगर इस प्रश्न को सॉल्व करना है, उसमें हमें समय निकालना है, तो मिश्रधन का मूलधन में भाग कर दीजिए। जब सॉल्व करेंगे तो आपको अब ये कटने वाला नहीं है, तो ये एक ऐसी संख्या मिलेगी जो किसी संख्या का वर्ग होगी। देखिए इसमें जो 2, 5, 3 और 4 आपके विकल्प दिए गए हैं, तो ये इन पर ये जो आपका 64/125 लिखा है, या तो ये वर्ग होगा, वर्ग कहाँ से हमने कहा यहाँ से, या तो ये किसी संख्या का घन होगा, घन कहाँ से कहा यहाँ से, या तो ये घात 5 होगा यहाँ से, या तो घात 4 होगा यहाँ से। इन्हीं में से कोई ना कोई इस पर घात लगी होगी। तो इस पर कौन सी घात लगी है भैया, इसको हम लोग 4/5 लिख सकते हैं, ठीक है, 4/5 लिख सकते हैं, इसकी घात 3। इस चीज को 64 को 4 की घात 3 लिख सकते हैं, 125 को 5 की घात 3 लिख सकते हैं, यानी 4/5 की घात 3 हम लोग लिख सकते हैं। यही तो है ना। तो ये जो घात होता है आपके फार्मूले में, जो घात होती है वही तो हमारा समय होता है। सॉरी, तो ये जो घात है यही हमारा समय है। तो यहाँ पर कितनी घात आ रही है, 3 घात आ रही है, यानी कि हमारा विकल्प बी यहाँ पर आपका सही रहेगा, 3 वर्ष, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्टकट तरीका है इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। चलिए इसमें एक और चीज आपको समझाते हैं। ये तरीका आ गया समय निकालने का शॉर्टकट तरीका। अब इसमें आपको एक चीज और समझाते हैं, उसको भी समझ लीजिए, बहुत काम की चीज है। इस प्रश्न का आंसर तो आ चुका है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। ये जो 20% है ना भैया, इसको ध्यान से देखिए। 20% के हिसाब से आपका जो कीमत है, जो दाम है, वो कम हो रहा है। सॉरी, तो क्या करिए 20% ऊपर लिखिए, जो प्रतिशत है उसे हटाएंगे तो 100 बन जाएगा, ठीक है। ये प्रतिशत निशान हटाते हैं तो 100 का भाग होता है। इसे जब कैंसिल आउट करके 20 से तो कितना आएगा, 1/5 आएगा। अब इसका मतलब समझ लीजिए क्या होता है। 20, यहाँ प्रश्न को पढ़िए, 20% की दर से मूल्य में ह्रास हो रहा है। तो जो नीचे वाला होता है ये हमारा टोटल होता है, टोटल मतलब कुल, तो ह्रास मतलब कम हो रहा है। इसका मतलब है अगर हमारे पास 5 रुपया है, अगर हमारे पास टोटल 5 रुपये है, तो हमारा कितना रुपया कम हो रहा है, 1 रुपया कम हो रहा है। जो ऊपर वाला होता है वो हमारा कम हो रहा है, क्योंकि जो प्रश्न में क्या लिखा है, प्रश्न में क्या लिखा है, मूल्य ह्रास हो रहा है, मूल्य ह्रास मतलब कम हो रहा है, ठीक है ना भैया। तो अगर 5 रुपया हमारे पास था, 1 रुपया उसमें कम हो गया, तो बचा हमारे पास कितना रुपया, 4 रुपया बचा। कितने में से बचा, 5 रुपये में से बचा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं कि जब इस प्रकार का प्रश्न आए तो इस प्रतिशत को भी आप बटे में लिख लीजिए। तो जो ऊपर वाली संख्या रहेगी वो कम को रिप्रेजेंट करेगी, जो नीचे वाली संख्या होगी 5 वो टोटल को रिप्रेजेंट करेगी। तो अगर 5 रुपये में से 1 रुपया कम हो जाएगा तो आपका कितना आएगा, आपका 4 रुपया आएगा, और पहले कितना था आपका 5 रुपया। तो 4/5 इस कंडीशन में भी आएगा, और जब मिश्रधन और मूलधन का हम लोग भाग करेंगे तो भी आपका 4/5 ही आएगा। तो अगर ये दोनों कंडीशन में आपका एक जैसी संख्या आ रही है, जैसे कि यहाँ भी 4/5 यहाँ भी 4/5, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जो प्रश्न सॉल्व किया है वो प्रश्न आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने 3 वर्ष निकाला है ये हमारा बिल्कुल सही है गलत है ये निकालने का, इसको चेक करने का हमने तरीका भी बता दिया। तो पहले क्या किया था, मिश्रधन मूलधन में भाग करके हमने समय 3 वर्ष निकाले, क्योंकि जो घात आती है वही हमारा समय होता है। लेकिन ये हमारा सही है अथवा गलत है ये हमें कंफर्म नहीं था, मतलब ये हमेशा सही ही रहता है। लेकिन 100% कंफर्म करने के लिए आप ये जो आपका ब्याज की दर दी गई है, यहाँ से आप 100% अपना कंफर्म कर सकते हैं। तो एक छोटे से प्रश्न में
आपको 2 चीज़ें सिखाई गई हैं, उम्मीद है इसको आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो बताया गया है वो आगे भी आपको काम मिल आएगा। चलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। पी और क्यू का औसत मासिक आय 8,500 है। अच्छा ठीक, और निकालना किसका है? निकालना है क्यू का। प्रश्न आप सभी लोगों ने ध्यान से पढ़ लिया होगा। तो जब हमें पी और क्यू का औसत निकालना होगा, ध्यान से देखिए, पी और क्यू का औसत निकालते हैं तो औसत के लिए हम 2 से भाग करते हैं और बराबर में कितना रहेगा? बराबर में हमारा 8,500 रहेगा। इसको शॉर्टकट तरीके से करते हैं, तो पी और क्यू का औसत निकालेंगे बटे 2 करेंगे, बराबर हो जाएगा 8,500। तो P प्लस Q कितना होगा? 2 का जब त्रियक गुणा करेंगे तो 8,500 में 2 का त्रियक गुणा हो जाएगा। यानी कि हम कहना ये चाह रहे थे कि जब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, P बटे Q लिखेंगे, औसत निकालने के लिए यहाँ पर 2 का भाग करेंगे, बराबर में कितना है? 8,500 है। तो यहाँ पर 2 का भाग त्रियक गुणा करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा। इसका मतलब कि डबल हो जाएगा, ये हमारे कहने का सीधा सीधा मतलब है। तो P प्लस Q अगर आप निकालेंगे तो इसका आप डबल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 2 0 2 0 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16 1 17, ये हमारे कहने का मतलब है। इसी प्रकार Q और R का जब औसत निकालेंगे तो Q प्लस R बटे 2 लिखेंगे। 2 का त्रियक गुणा जब इसमें करेंगे तो जब आप यहाँ Q प्लस R लिखेंगे तो ये आप क्या करें? सीधा सीधा इसका डबल कर दीजिए, ठीक है। तो Q प्लस R निकालने के लिए इसका डबल कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? तो यहाँ 0 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 4 दूनी 8 1 9 हो गया और 8 6 दूनी कितना हो गया? 12 हो गया। अब अगर P प्लस R निकालना है तो आप समझ गए होंगे, ये जो संख्या है इसका डबल करना है। तो यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 6 और 7 दूनी कितना हो जाएगा भैया? 14 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो इस तरफ 2 बार P है, 2 बार Q है, 2 बार R है, यहाँ पर 2 बार P प्लस Q और प्लस R हो जाएगा। और इनको जोड़ेंगे तो इनको जोड़ लीजिएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 44,500 आएगा। इसको आप टोटल कर लीजिएगा। इसमें हमें क्या चाहिए? हमें P प्लस Q और प्लस R चाहिए। तो यहाँ पर हमें 2 का भाग करना पड़ेगा। 2 का भाग करेंगे 2 2 और 2 पंचे 10 और 0, ये हमारा P प्लस Q प्लस R रहेगा, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझिए, ये कहाँ चला गया? हाँ ठीक, 1 मिनट, पेन कलर चेंज करते हैं। इस वाले समीकरण को ध्यान से देखिए और हमें निकालना है Q का मान। Q का मान निकालना है तो इस वाले समीकरण को ध्यान से देखिए। यहाँ पर P और R का मान कितना दिया है? 14,600। तो यहाँ पर ये हमारा P है, ये हमारा R है। P R का मान कितना है? 14,600 है, ठीक है। और यहाँ पर प्लस के Q है, बराबर कितना हो जाएगा? 22,250। जब इसको हम इस तरफ ले जाएंगे और घटाएंगे और Q का मान हमारी इस कंडीशन में कितना आएगा? 76 और 50। कहाँ पर है? 7650 आपका पहला वाला विकल्प है। पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा गुणा भाग जोड़ घटाना करना था और इसमें कोई ट्रिक काम करने वाली नहीं है। तो साधारण तरीके से हमें जोड़ना घटाना ही पड़ेगा। उम्मीद है जो जोड़ने का तरीका बताया है वो आपको समझ में आया होगा कि अगर हमें P प्लस Q निकालना है तो इस वाली संख्या का डबल कर दीजिए, Q प्लस R निकालना है तो इस वाली संख्या का डबल कर दीजिए, P R निकालना है तो इस वाली संख्या का डबल करके सबको जोड़ देंगे तो P प्लस Q प्लस R निकल आएगा। तो उसमें से हमें P और R का मान पता है, Q का मान निकालना है तो P R का मान रख देंगे तो हमारा आंसर Q के फॉर्मेट में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा आपको फार्मूला निकालना है। फार्मूला कक्षा 7 की किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। फार्मूला होता है 1/2, जो आपकी समांतर भुजाएं होती हैं। समांतर जो भुजा होती है उसका योग, समांतर भुजाओं को जोड़ दो और जोड़ के क्या करना है? गुणा करना है। गुणा किससे करना है? जो उनकी ऊंचाई होती है। तो ऊंचाई किसको कहते हैं? ये जो दूरी होती है ना भैया, दूरी हमारी ऊंचाई कहलाती है। दूरी को ही हम लोग लंब भी कहते हैं, लंब को ऊंचाई भी कहते हैं। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। कुछ नहीं करना है, 1/2 समांतर भुजाओं को जोड़ दो। समांतर भुजाएं कितनी हैं? 15 है और 17 है। 15 17 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। ऊंचाई कितनी है? 7 है। 2 से इसे कैंसिल आउट करेंगे 16 और 16 7 कितना होता है? 112 आपका वर्ग सेंटीमीटर। कहाँ पर है भैया? 112 आपका विकल्प बी में है। कुछ नहीं करना था, फार्मूला लगाना था और कोई इसमें दिक्कत है नहीं। ये विषमबाहु त्रिभुज है, प्रश्न आपके सामने है, इसमें भी कुछ नहीं करना, फार्मूला लगाना है। जब हमें किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हों और फार्मूला लगाना हो क्षेत्रफल का, तो हमारा जो फार्मूला होता है S माइनस A और S माइनस के B और S माइनस के C, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूले के हम लोग यूज करेंगे, हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा।
ये फार्मूला आप सभी लोग लगा लीजिएगा। अच्छा चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी माताएं बहनें ऐसे भाई बंधु हैं जो बाद में ऐसे प्रश्न को हम लोगों ने अपनी ऑफलाइन की क्लास में देखा है कि बहुत सारी स्टूडेंट जाके फंस जाते हैं। जब हम लोग एसएससी के बच्चों को या रेलवे के बच्चों को लखनऊ में पढ़ाते थे अपनी जॉब मिलने से पहले, तो ऐसे कठिन कठिन सवाल में क्या होता था, बहुत सारे कमजोर स्टूडेंट आते थे तो वो फंस जाते थे। वो फंसते कहाँ थे, चलिए उसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये जो एस होता है ना भैया, फार्मूले में आपका एस है, ये अर्ध परिमाप होता है। इसका मतलब क्या होता है, आप तीनों भुजाओं को जोड़ दो, a + b + c बटे दो यानी अर्ध परिमाप। आप इसका मतलब होता है a b c ये आपकी भुजाएं हैं। तो भुजाएं आपकी त्रिभुज में कितनी है, 7 है प्लस के 8 है प्लस के 9 है और बटे 2। तो 7 8 9 जोड़ेंगे तो ये 9 से एक इधर दे दो तो 8 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, 8 तक 24, 24 में 2 का भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 12। तो s का मान 12 आ रहा है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए भैया ध्यान से, s का मान कितना भैया, s का मान हमने लिखा 12, s - a यानी s में से पहली भुजा घटा दो तो s कितना है 12, पहली भुजा कितना है यहाँ पर 7, तो यहीं पर घटा के डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 7 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 5। अब s - b, s है 12 और b यानी दूसरी भुजा है 8, तो इसको घटाएंगे 12 में से 8 तो बचेगा 4। s - c, तो s है 12 और c का मान है यानी तीसरी भुजा 9 है, इसमें घटाएंगे 12 में से 9 तो बचेगा 3। अब क्या करिए, ध्यान से समझिएगा, इसका गुणा होना, एक मिनट रुके पानी पीते हैं। अब देखिए यहां पर क्या करिए, गुणा मत करिएगा, गुणा कर देंगे तो गलती हो जाएगी, ठीक है। गुणा कभी मत करिएगा, यहीं पर लोग गलती करते हैं कि ये जो गुणा है सबके बीच में गुणा लगा दिया, ऐसा मत करिएगा। आपको करना क्या है कि इस 12 को लिख दीजिए, 12 में क्या होता है गुणनखंड कर दीजिए, तो 4 × 3 = 12 होता है। तो 12 को हमने लिखा 4 × 3 और बाकी का जैसा लिखा है वैसा ही लिख दीजिए। अब बच्चे कहाँ गलती करते हैं, हमने आपको बता दिया है, यहीं पर गुणा करने लगते हैं, आपको गुणा नहीं करना है। अब ध्यान से देखिए, जिसका जोड़ा होगा वो तो बाहर आ जाएगा। यहाँ 4 और 4 जोड़े के रूप में है तो एक 4 बाहर आ जाएगा। यहाँ 3 और ये 3 जोड़े के रूप में है तो एक 3 बाहर आ गया, लेकिन 5 का कोई जोड़ा नहीं है तो ये अंदर ही रहेगा। बाहर क्या हो जाए, 4 और 3 गुणा करेंगे तो 12, तो अंदर क्या रहेगा 5। 12√5 आपका कहाँ पर है, ये आपका विकल्प डी में है, तो विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो उम्मीद है जहां पर गलती होने की संभावना थी इस वाले प्रश्न में, इस जहां पर गलती होती है लोग आपस में गुणा कर देते हैं। गुणा नहीं करना है, पहले अपना गुणनखंड कर लेना है, जो जोड़े के रूप में मिलेगा उसको बाहर निकाल लेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो आपका वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। उम्मीद है इस चीज को समझ गया होंगे। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों के संगामी बिंदु को क्या कहते हैं, तो ये जो कहलाता है ये लंब केंद्र कहलाता है। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको सुपर टेट के पेपर में आ चुका है। सुपर टेट और यूपी टेट के पेपर में इस प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा 7 और 8 की किताब में सारी परिभाषाएं लिखी गई हैं कि लंब केंद्र की क्या परिभाषा होती है, केंद्रक किसे कहते हैं, गुरुत्व केंद्र किसे कहते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर हम लोग डिटेल में इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे भी, ऐसा मत सोचिए कि हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे। डिटेल में एक अलग से भी मैथ की वीडियो बनाई जाएगी जिसमें सारे टॉपिक को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, तो उसके लिए चिंता मत करिए। लेकिन आपके पास कम से कम 5, 6, 7 और 8 की किताब होनी चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ें आप लोग वहाँ से पढ़ते रहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर x का मान दिया गया है, y का मान दिया गया है, ये समीकरण दिया गया है, इस समीकरण में मान रख दो। ये समीकरण दिया गया है, इस समीकरण में मान रख दो, ठीक है। अब भैया यहाँ पर कुछ लोग गलती ये करेंगे कि x का मान 15 है तो क्या करेंगे 15 का वर्ग कर देंगे, क्लियर। 2x का मान 15 है, y का मान 5 है, इसका गुणा कर देंगे, प्लस y का मान कितना भैया 5 है, इसका वर्ग कर देंगे। देखो प्रश्न जब भी कोई आता है तो कोई बच्चा उस प्रश्न को 10 सेकंड में सॉल्व करता है, कोई उसको 30 सेकंड में सॉल्व करता है, कोई उसको सॉल्व करने में 1-2 मिनट लगा देता है। जब भी कोई आसान प्रश्न आपको मिलता है तो हम लोग यही काम करते हैं, सॉल्व सबसे हो जाता है, सबको नंबर मिलता है, ठीक है। जब आसान प्रश्न रहेगा तब की बात बोल रहे हैं, लेकिन आपने कितनी देर में किया ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आपका समय बचा रहेगा कि तो आप दूसरे प्रश्नों में भी अपना दिमाग लगा सकते हैं। अब इस प्रश्न को बहुत सारे लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, अगर आप ऐसे सॉल्व करते हैं प्रश्न को तो आपका कम से कम 1 मिनट जाने वाला है, और इस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व नहीं करना है। ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका xy का मान दिया है वो तो ठीक है, लेकिन ये जो है ये किसका समीकरण बन रहा है, x + y के होल स्क्वायर का समीकरण बन रहा है।
अब यहाँ पर x का मान रखेंगे 15, y का मान रखेंगे 5, तो ये हो जाएगा 20, 15 5 20, 20 का वर्ग, यानी कि इसका आंसर आएगा 20 का वर्ग करेंगे तो 200 नहीं होता भैया, यहाँ पर 2 दूनी 4 होता है, यानी कि 400 होता है। आपका पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रकार से करना है, ये वाला तरीका नहीं लगाना है, इसमें आपको 1 मिनट लग जाएगा गुणा भाग करने में। ठीक है, उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर हैं। और आज के अपने आखिरी प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं। आपको मूलों का गुणनफल, जोड़, ये सब तो आता ही होगा, द्विघात समीकरण। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा याद करा देते हैं जो हम द्विघात समीकरण मानते हैं, क्योंकि इसमें a और b दिया गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो फार्मूला लिख रहे हैं द्विघात समीकरण का वो कैपिटल में लिख रहे हैं। तो a x² प्लस के b x और प्लस के c बराबर 0, ये हमारा द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो कैपिटल a है, तुलना कर लेते हैं, a है और यहाँ पर आपका x² के बगल में कितना लिखा है b, तो कैपिटल A की वैल्यू हो जाएगी b। यहाँ पर देखिए x के बगल में a लिखा है, यहाँ पर x के बगल में b लिखा है फार्मूले में, तो कैपिटल B की वैल्यू हो जाएगी e। अचर पद c है और यहाँ पर अचर पद क्या दिया गया है, b दिया गया है, तो अचर पद c की वैल्यू हो जाएगी b। ठीक है, तो जो हमारा फार्मूला दिया गया था, जो हमारा फार्मूला होता है x² प्लस bx प्लस c, ये हमारा फार्मूला होता है। इसमें कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C का मान हमने दिए गए समीकरण से तुलना करके निकाल लिया है। अब हमें निकालना है मूलों का गुणनफल। क्या निकालना भैया? मूलों का गुणनफल। तो मूलों का जो गुणनफल होता है उसका जो फार्मूला होता है वो c/a होता है, यानी कि अचर पद, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, c का मतलब होता है अचर पद और a का मतलब होता है x² का गुणांक। ये इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब अपने फार्मूले में जाइए। अचर पद कितना है? अचर पद वो कहलाता है जिसमें x का गुणांक ना हो, तो वो है b, और x² का गुणांक कितना है? b। यहाँ पर देखिए दोनों मान आपको दिए गए हैं, 20 से b कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आएगा? 1 कहाँ पर है? आपके पहले वाले विकल्प में 1 दिया गया है। तो इस प्रकार से इस टोटल प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने कितने प्रश्नों को सॉल्व किया है? हम लोगों ने टोटल अपने 10 प्रश्नों को सॉल्व किया है। अब यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देने वाले हैं। कि महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आपको सुपर टैट के लिए मार्केट से कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से 250 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनकी जो कीमत है वो वर्तमान समय में मात्र 100 रुपया है। मात्र 100 रुपये में आपको 250 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराएंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट में अगर कोई किताब खरीदने जाते हैं जिसमें आपका अगर 15 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, 15 प्रैक्टिस सेट की अगर आप कोई बुक खरीदने जाते हैं तो ये कम से कम 150 रुपये की मिलती है। लगभग में मान लेते हैं कोई 120 का है, कोई 150 का है, कोई 200 रुपये का है। तो अगर आप इसमें सिर्फ 15 प्रैक्टिस सेट होते हैं, ठीक है, तो अगर 250 प्रैक्टिस सेट आप खरीदेंगे, जितनी भी मार्केट में किताब है उसको खरीदने की कोशिश करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा 1500 लगभग 1500-2000 रुपये की खर्चा होने वाला है। तो मार्केट से कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। कितने रुपए में? मात्र 100 रुपये के शुल्क पर। इसके लिए एक अलग से प्राइवेट टेलीग्राम का ग्रुप बनाया जाएगा, वहाँ पर आपको सारी सूचनाएं दे दी जाएंगी। तो आप मार्केट से कोई भी प्रैक्टिस सेट मत खरीदिएगा। मात्र 100 रुपये के शुल्क पर आपको मार्केट के उपलब्ध प्रैक्टिस सेट सारे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। वो भी आपके लगभग होंगे 250 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट होंगे। तो इसी सूचना के साथ हम लोग अपने वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। कोई गलती रह गई हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।